वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है सिविल डिफेंस। भारत सरकार द्वारा निर्मित एक स्वयंसेवी संगठन है जिसको सिविल डिफेंस या नागरिक सुरक्षा संगठन कहते हैं। इसके संबंध में कानून 1965 के अंदर भारत के अंदर बना था और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब अगला प्रश्न है, इसका कार्य है क्या, इसका काम क्या है? ये प्रश्न बनता है। युद्ध के हालात हो तब गैर आक्रामक, सुरक्षात्मक और सहयोगी गतिविधियों को अंजाम देने का इनका पूरा का पूरा दारोमदार रहता है। जैसे कभी बाढ़ के हालात हो गए, कहीं दंगा हो गया, कुछ समस्या हो गई, तो ऐसे समय के अंदर ये स्वयंसेवी संगठन, ऐसे लोग जो खुद वॉलंटियर करते हैं, अपना नाम खुद देते हैं और इस संगठन में काम करना चाहते हैं, वो लोग इसके अंदर काम करते हैं। ये है नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था भारत के अंदर। अब इसकी हकीकत क्या है उसके ऊपर बढ़ाते हैं। वास्तविक स्थिति अगर हमको जांचनी है तो हमको घटनाएं देखनी होंगी। जैसे कि 1990 के दशक के अंदर कश्मीर में जब आतंकवाद की लहर आई, तब ये नागरिक सुरक्षा संगठन क्या कर रहा था? तब क्या ये एक्टिव था? तब क्या इसने उन लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए, आतंकवादियों को जवाब देने के लिए कुछ किया? सेना और पुलिस ने तो अपना काम किया। ये कहाँ था? सिविल डिफेंस सिस्टम कहाँ था? व्यक्तिगत सुरक्षा की तो बात ही नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि वो पूरी तरह से पुलिस के ऊपर है, वो पूरी तरह से आर्मी के ऊपर है। और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए व्यक्ति स्वयं कितनी भी जिम्मेदार अपने आप को माने, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए व्यक्ति के पास। तो हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं, जो कि एक सरकार का, एक राजनीतिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख कार्य है, जीवन की सुरक्षा, जान माल की रक्षा। तो कश्मीर के अंदर जब घटना घटी तब हमको इसका कोई संकेत देखने में नहीं जा रहा था। इसके अलावा अगर हम दंगे देखें, जो अलग अलग दंगे, आंदोलन, रैलियां जो भारत में होती हैं, जहाँ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, किसान आंदोलन हो गया, और ये एनआरसी का बिल आया था, उसके अंदर जब आंदोलन हुआ वो घटना हो गई। मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर जो इंसरेंसी है, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सलवाद है, जो भी पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, बिहार में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जो पूरी एक समस्या है जिसको हम नक्सलवाद कहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर एक भाषाई आतंक फैला रखा है नवनिर्माण सेना वालों ने। ऐसा ही भाषाई आतंक तमिल में भी है, पंजाब में भी एक ज़माने में हुआ करता था। अब थोड़ा उसका कंडीशन ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी कभी भी ये चीज़ एक्टिव हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान नज़दीक में ही है। तो भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, कट्टरता, इन सब के आड़ में जो नागरिक सुरक्षा है उसकी कोई गारंटी नहीं है इंडिया के अंदर। अक्सर अपनों को भारत के अंदर ये चीज़ सुनने में आती है, गुंडे, मवाली, चोर उचक्के, अपहरण और फिरौती वसूल करने वाले, ये सब अपराधी तो नागरिकों की जान के दुश्मन है ही है, और ये सभी देशों के अंदर है। लेकिन ये जो अलगाववाद है और जो विवाद है, अलगाववाद और विवाद है, इसके कारण जो अशांति है, इसके कारण जो जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, मनुष्यों का नुकसान होता है, ये जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या सिविल डिफेंस स्ट्रक्चर जो भारत के अंदर है, जिसका उद्देश्य ऐसे स्वयंसेवक तैयार करना है जो आपात स्थिति में, गृह युद्ध की स्थिति में नागरिक सुरक्षा के लिए काम कर सकें, ये बिल्कुल कमजोर है और इसके ऊपर कोई कार्य भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा, अपराध और अपराधियों से करने के लिए तो भारत सरकार बहुत तत्पर है, पुलिस प्रशासन बहुत तत्पर है, राज्य का गृह विभाग हो, केंद्र का गृह विभाग हो जो देश का है, सेना है, पुलिस है, गुप्तचर संस्थाएं हैं, ये सब पूरी तरह से एक्टिव है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध और संगठित क्राइम और संगठित अपराध के विरुद्ध। परंतु ये जो अलगाववादी तत्व हैं, जिन्हें हम आतंकवाद, नक्सलवाद के रूप में चिन्हित कर सकते हैं, जिन्हें हम जातिवाद, भाषावाद के रूप में चिन्हित कर सकते हैं, जो कभी दंगे, कभी आंदोलन के नाम पे एकदम से एक्टिव होते हैं, इसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के नागरिकों के पास कोई गारंटी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा, इनको हमने बिल्कुल हाशिए पे रख दिया है। यही कारण है कि यहाँ पर हर कुछ सालों में चुनाव के आसपास दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं, फिर धारा 144 लगती है, कभी रैली निकलती है, कभी किसी शहर को बंद करने का आह्वान किया जाता है, कभी भारत बंद का आह्वान किया जाता है, जबरदस्ती दुकान बंद कराई जाती हैं, 1-2 दिन के लिए दुकानें और विभिन्न कार्यालय आदि बंद रहते हैं, शहर का माहौल ठप रहता है, यातायात ठप हो जाता है, टायर जला के कोई भी सड़क पे बैठ जाता है। तो भारत की सुरक्षा में ये सबसे कमजोर कड़ी है और यही वो युद्ध क्षेत्र है जहां पे भारत
को युद्ध लड़ना होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी। क्योंकि भारत के एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसके जो पड़ोसी देश हैं कुछ अस्थिर हैं, कोई बहुत ताकतवर हैं चीन जैसे, और उनके द्वारा हमारे यहाँ के अलगाववादियों को, इन विवाद करने वालों को, इन अशांति फैलाने वाले समूहों को पूरी मदद की जाती है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो लक्ष्य है, वो यही है कि किसी न किसी प्रकार से भारत के अंदर अव्यवस्था की जाए। ऐसा नेपाल में हुआ, ऐसा पाकिस्तान में हुआ है, ऐसा बांग्लादेश में हुआ है, ऐसा चीन में हुआ है। तो भारत वालों को ये मानने की कतई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा यहाँ नहीं होगा। एक साथ कभी नहीं होगा, पर कभी जैसे कश्मीर में हुआ, तो कभी जैसे बंगाल में हुआ, तो कभी जैसे गुजरात में हुआ, तो कभी जैसे केरल में हुआ, कभी मणिपुर, त्रिपुरा, असम में हुआ। एकदम से बहुत ज़्यादा अलगाववाद के कारण दंगे होना, अव्यवस्था हो जाना, जनहानि होना, बंदूकों का उसमें उपयोग होना, ये चीज़ें भारत में छुटपुट छुटपुट होती ही रहेंगी। क्यों होती रहेंगी? क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा का दारोमदार पुलिस और सेना के ऊपर है। जो नागरिक सुरक्षा होती है, जो व्यक्तिगत सुरक्षा होती है, उसकी जिम्मेदारी भी सेना और पुलिस के ऊपर ही है। और जो शत्रु हमसे लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो केवल एक व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हाथ से लड़ना या गाली गलौज या पत्थर या लाठी तक सीमित नहीं है। वो चाकू तलवार तक सीमित नहीं है। उसके पास हथियार ऐसे हैं जो हमारी आर्मी यूज करती है। और यही कुछ कारण है जिसके कारण देख के स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका, कनाडा जैसे देश हो गए, इन देशों ने अपने नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा के लिए इतना सशस्त्र और सशक्त कर रखा है। क्योंकि ये एक स्वाभाविक चीज है कि किसी बड़े राष्ट्र के अंदर अन्य राष्ट्र जो उसके प्रतिस्पर्धी होते हैं, वो अव्यवस्था फैलाने के लिए ऐसे समूहों को खड़ा करते हैं जो खतरनाक हथियारों का उपयोग करते हैं। बांग्लादेश जैसी घटना पूरे भारत में नहीं होगी। श्रीलंका या नेपाल जैसी घटना, जो नेपाल के अंदर जैनजी विद्रोह हुआ, वहाँ के नेता मंत्रियों को मार दिया गया, तख्ता पलट किया गया, जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, कई सैकड़ों लोगों को मारा गया, वहाँ के प्रधानमंत्री को भाग जाना पड़ा, प्रधानमंत्री के निवास के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें भारत में संभव नहीं है, क्योंकि भारत का विशाल आकार है, बहुभाषाई, बहुसांस्कृतिक देश है। इसलिए एक जैसा मूवमेंट पूरे देश में खड़ा कर पाना बहुत कठिन है और जटिल है। परंतु लोगों के ऊपर हमला होना, उनका मारा जाना, अव्यवस्था होना, ये कभी किसी महानगर में, कभी किसी उपनगर में, कभी किसी शहर, कभी किसी राज्य में, कभी किसी जिले में, ये होता रहता है। और ये कंटिन्यू बना रहेगा जब तक कि हम नागरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा को महत्व देके सरकार और प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करके नागरिकों को सशक्त और नागरिकों को सशस्त्र नहीं करती है। एक बार जब नागरिक सशस्त्र और सशक्त हो गए, उसके बाद हिंसा के कारण जो होने वाले अपराध हैं, जिनको हम बंदूक समर्थित अपराध कहते हैं, वो अमेरिका, कनाडा में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ हथियार बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो वैसा भारत में भी हो सकता है। स्विट्जरलैंड के अंदर भी वो समस्या है, क्योंकि वहाँ भी हथियार रखने की छूट है। ऐसा हो सकता है कि जब हथियार रखने की छूट मिल जाए तो हथियार संबंधित अपराध बढ़ जाएं। हो सकता है कि संगठित गिरोह सामने आए, उन संगठित गिरोह द्वारा अपराध किए जाएं, उनके अंदर भी अभिवृद्धि हो सकती है। परंतु ये जो अलगाववाद, दंगा, आंदोलन, नक्सलवाद, आतंकवाद के कारण एक साथ सामूहिक नरसंहार जो लोगों का होता है, वो फिर रुक जाएगा। क्योंकि नागरिक ही इतने सशक्त हो जाएंगे कि पुलिस से पहले, सेना से पहले नागरिक स्वयं सशक्त होंगे। और नागरिक ही किसी राष्ट्र की पहली और अंतिम दोनों प्रकार की सिक्योरिटी है। सेना और पुलिस का तो काम ही सुरक्षा करना है, परंतु इतने बड़े देश के अंदर जहां पर इतने प्रकार के अलगाववादी, आतंकवादी संगठन हो, इतने सारे उग्रवादी संगठन हो, उल्फा है, उल्का है, नक्सली है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हुजी है, सिमी है, बैन करते हैं, एक नया उठ जाता है, फिर एक बैन करते हैं, फिर एक नया आ जाता है। इनको फंडिंग आ रही है चीन जैसे देशों से, अमेरिका जैसे देशों से। फंडिंग के लिए जो घूम रहा है चारों तरफ वो है पाकिस्तान, और बांग्लादेश भी उसमें अब सम्मिलित हो गया है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस बैठा है, तब से बांग्लादेश भी इसी भीड़ में शामिल हो गया है, इसी काम में शामिल हो गया है। तो इसे चलता रहेगा, ये कभी रुकना नहीं है। कल हमने पाकिस्तान के अंदर एक और देश की मांग हो रही है, सिंधु देश। मान लो भारत उसको सपोर्ट करता है और पाकिस्तान से एक और देश बनता है, सिंधु देश, तो क्या लगता है वो देश क्या होगा? भारत का दोस्त होगा? हो सकता है कुछ साल तक भारत का मित्र रहे, लेकिन फिर वो एक और आतंकवादी देश बन जाएगा। तुम पाकिस्तान के जितने टुकड़े करोगे, उतने आतंकवादी राष्ट्र चारों तरफ तुम्हारे एकत्रित होते जाएंगे।
और भारत के अंदर, स्वयं भारत के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो इतने अलगाववादी, इतने नफरती और इतने घृणा से भरे हुए हैं। इसलिए नागरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए व्यक्तिगत सुरक्षा बहुत जरूरी है। और व्यक्तिगत सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को सशस्त्र और सशक्त होने दे। उसके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन उन नुकसानों से डर के अब हम अपने नागरिकों को निशस्त्र नहीं रख सकते और मरने के लिए बिल्कुल बेपरवाह छोड़ देना, जैसा कि बंगाल में मारे गए, जैसा कि कश्मीर में मारे गए, जैसा कि केरल में मारे गए, वैसी हालत होने के लिए अपने नागरिकों को बिल्कुल असहाय छोड़ देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसे कांग्रेस की सरकार जब तक रही, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम ऊपरी क्षेत्रों के अंदर, जो लद्दाख से आगे के क्षेत्र हैं, वहां पर हम सड़क बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि सड़क बनेगी और कभी विवाद होता है तो चीन के लिए भी वो सड़क काम आ सकती है यहाँ एंट्री करने के लिए। ये उनकी पॉलिसी थी। तो वहां पर बॉर्डर पेट्रोल और बॉर्डर का पूरा सिस्टम उतनी अच्छी तरह से विकसित हुआ ही नहीं जैसा पाकिस्तान की तरफ या बांग्लादेश की तरफ है। चीन की तरफ हमारी बॉर्डर उतनी डेवलप हुई नहीं, सुरक्षा उतनी विकसित ही नहीं हुई। अब जाके हम बॉर्डर पे उन सड़कों का निर्माण कर रहे हैं जिससे चीन के खिलाफ हमारी सुरक्षा मजबूत हुई। तो चीन भी आ सकता है उस सड़क से, ये सोच के वहां सड़क ही नहीं बनाना, ये तो मूर्खता है। उसी प्रकार से नागरिक आपराधिक संगठन बनाएंगे, बंदूक संबंधित हथियार और हिंसाएं बढ़ जाएंगी, बंदूक संबंधित हत्या और अपराध बढ़ेंगे, ये सोच के हम अपने नागरिकों को ही निशस्त्र रखें और कमजोर बनाए रखें, ये भी तो बेवकूफी है। इसलिए भारत की सुरक्षा में जो सबसे कमजोर क्षेत्र है वो नागरिक सुरक्षा है और व्यक्तिगत सुरक्षा है। भारत की सुरक्षा के जो विभिन्न पैमाने हैं उनमें हम काफी देशों से आगे, लेकिन नागरिक सुरक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको हम व्यक्तिगत सुरक्षा या नागरिक सुरक्षा कहते हैं, सिविल डिफेंस कहते हैं, उसमें हम बहुत कमजोर है, उसमें हम बहुत लाचार हैं, पूरी तरह से अव्यवस्थित है। उसको सही करने की जरूरत है, नागरिकों को सशक्त और सशस्त्र बनाने की जरूरत है।